नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन दड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज जो है कितना ज़रूरी है। अगर आपने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है, मतलब आपने कोई लोन लिया हुआ है, चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, उस पर चार्ज क्रिएटेड है। चार्ज का मतलब है इंटरेस्ट और लायन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज ए सिक्योरिटी। इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, मतलब मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो चार्ज अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपका क्रिएटेड है, आपने उसका फॉर्म फाइल किया हुआ है CHG 1 या फिर CHG 9 डिबेंचर के केस में, तो उसको सेटिस्फाई कराना कितना ज़रूरी है और उसके बाद सेटिस्फेक्शन के बाद आपको CHG 4 जो फॉर्म है वो फाइल करना कितना ज़रूरी है, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के एंड में हम कुछ केस लॉ देखेंगे जिसमें 19 लाख से ज़्यादा की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई है CHG 4 ना फाइल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चार्ज एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली इट्स ए सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर और ए लेंडर। तो दो तरह के लोन होते हैं बेसिकली, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब है सिक्योरिटी इसके अंदर है। तो बेसिकली बैंक और अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हो तो जनरली उस पर चार्ज क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने चार्ज क्रिएट कर लिया, आपने फॉर्म फाइल किया CHG 1, वैसे ही जब आप पूरी पेमेंट कर देते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म फाइल करना है। तो क्या कहता है इसके लिए लॉ, चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 82 बात करता है कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। भाई आपने पूरी पेमेंट कर दी, आपका चार्ज क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, तो आपको इंटीमेट करना है ROC को कि भाई हमने पूरी पेमेंट कर दी है। तो कहता है द कंपनी शैल गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन इन फुल ऑफ एनी चार्ज टू द ROC को आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है। कौन से फॉर्म में? CHG 4 के अंदर। कितने दिन में करना है? 30 डेज के अंदर आपको इंटीमेशन करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो आप बैंक से NOC ले लेंगे कि भाई हमारा चार्ज क्या हो गया है, सेटिस्फाई। तो उस दिन से 30 डेज़ के अंदर आप क्या कर देंगे, इंटीमेशन दे देंगे। लेकिन अगर आप 30 डेज़ में नहीं कर पाए, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी और चार्ज होल्डर, ROC अलाउ कर सकता है सच इंटीमेशन विद इन द पीरियड ऑफ 300 डेज, मतलब 300 दिन का आपके पास टोटल टाइम है। तो 300 दिन तक भी आप क्या कर सकते हैं, इंटीमेशन दे सकते हैं विद एडिशनल फीस, लेकिन आपको एडिशनल फीस लगेगी फ्रेंड्स। ठीक है, और ROC जो है जब आप फॉर्म फाइल कर देंगे CHG 4, तो ROC CHG 5 के अंदर इशू क्या कर देगा, सेटिस्फैक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, मतलब एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, दैट इज़ ए मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन अगर आपने 300 दिन तक भी चार्ज का फॉर्म फाइल नहीं किया तो आपको कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, विदाउट कंडोनेशन ऑफ डिले चार्ज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विद द ROC। तो कितने दिन का टाइम है? 300 दिन तक तो आपको एडिशनल फीस देकर आप कर सकते हो। 30 दिन प्लस 270 दिन एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं आपको, एडिशनल फीस देके आप कर सकते हो। लेकिन आपने नहीं किया तो आपको कंडोनेशन के लिए जाना पड़ेगा। और किसके पास जाना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर RD से है, मतलब RD से आपको अप्रूवल लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद आप फॉर्म फाइल कर सकते हो। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 82 का, जैसे ही कंपनी सेटिस्फैक्शन के लिए फाइल करती है, इंटीमेशन देती है ROC को, और चार्ज होल्डर को नहीं पता बाई चांस, तो 14 दिन के अंदर वो चार्ज होल्डर से, चार्ज होल्डर मतलब बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, उससे पूछती है कि भाई हम इसको रिकॉर्ड करने चाह रहे हैं, तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? अगर वो कहता है नहीं है तो वो इसको रिकॉर्ड कर लेती है। और इन केस जो CHG 4 है उसमें साइन है किसके? चार्ज होल्डर के, तो उस केस में वो नोटिस भेजने की उसको ज़रूरत नहीं है चार्ज होल्डर को, तो वैसे ही उसको सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट दे देती है कंपनी को कि भी ये चार्ज हमारा ख़त्म हो गया है, और उसको रिकॉर्ड कर लेती है अपने रजिस्टर में भी। लेकिन खुद से भी सेक्शन 83 जो अब आगे पढ़ेंगे, खुद से भी ROC सेटिस्फैक्शन कर सकता है बिना इंटीमेशन दिए हुए। सेक्शन 83 जिसके अंदर कहता है कि पावर ऑफ ROC टू मेक इंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। कंपनी की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं है, फिर भी उसके पास क्या है, पावर है। किन किन केसेस में है? फर्स्ट है जैसे डेट फॉर विच द चार्ज वॉज गिवन हैज़ बीन पेड और सेटिस्फाइड इन होल और अ पार्ट, और
part of the property or undertaking charge has been released from the charge or ceased to be part of the company's property। तो इन केसेस में वो खुद से भी क्या कर सकता है, उसको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कर सकता है, अपने रजिस्टर से हटा सकता है। रजिस्ट्रार शैल इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टी विद इन 30 डेज के अंदर आरओसी इन्फॉर्म कर देगा मेकिंग सच एंट्रीज। ठीक है, अब सेक्शन 84 क्या बात करता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट हुआ है, फॉर एग्जांपल वो लोन के लिए थी, बैंक को लोन के लिए चार्ज उसमें क्रेडिट था, अगर उस पर डिफ़ॉल्ट हो गया तो बैंक उस पर रिसीवर और मैनेजर अपॉइंट कर देता है। तो आपको आरओसी को भी इंटीमेट करना रहेगा विद इन 30 डेज जब भी अपॉइंटमेंट या फिर सीज होगा किसी प्रॉपर्टी पर, किसी चार्ज पर रिसीवर या मैनेजर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 85 की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज। तो कंपनी को अपनी जो रजिस्टर ऑफिस होता है वहाँ पर रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना होता है। कौन से फॉर्म में? फॉर्म CHG 7 के अंदर, और अपने ऑफिस के अंदर उसको रखना होता है। और रजिस्टर ऑफ चार्ज को इंस्पेक्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर। और कौन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है? बाय एनी मेंबर और क्रेडिटर विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस। बिना फीस के वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी पर्सन कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनीज में इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल। आर्टिकल के द्वारा कोई भी रीजनेबल आप रिस्ट्रिक्शन उसमें लगा सकते हो। उसके अलावा अब बेहद इंपॉर्टेंट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 86, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। अगर आप चार्ज क्रिएशन के अंदर कंट्रावेंशन करते हो या फिर चार्ज सेटिस्फैक्शन के अंदर कंट्रावेंशन करते हो, कंप्लायंस नहीं करते हो, तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी फ्रेंड्स? तो कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है फ्रेंड्स। और जो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो या फिर KMP हो, 50,000 रुपये की पेनल्टी उस पर लगेगी। और सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है कि अगर पर्सन विलफुली फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और नोइंगली suppress any material information required to be registered according to the provision of section 77 shall be liable to action and under section 447। तो उस पर फ्रॉड वाला जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा, तो उस पर उसके अकॉर्डिंग भी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये थी पनिशमेंट, मतलब एक हार्श पनिशमेंट है। 5 लाख रुपए की पेनल्टी तो सीधा कंपनी के ऊपर है। उसके अलावा जो जितने भी KMP हैं उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है फ्रेंड्स। और हर एक चार्ज के ऊपर है, मतलब अगर आपके 5 चार्ज है, 5 चार्ज आपने सेटिस्फाई नहीं करे तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और अगर आपने कोई भी कंट्रावेंशन किया है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ देख लेते हैं कि उन केस लॉ में क्या ROC ने कहा है और कितनी पेनल्टी लगाई है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2 केस लॉ लेंगे। तो पहला जो ये केस लॉ है ये राजस्थान ROC का केस है। इसके अंदर भी जो पेनल्टी लगाई गई है वो वायलेशन ऑफ सेक्शन 82 का जो वायलेशन है, मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का जो फॉर्म है वो फाइल नहीं किया कंपनी ने, इस वजह से इस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और कंपनी के अलावा जो डायरेक्टर्स हैं उन पर भी पेनल्टी लगाई गई है। ये रिसेंट केस है फ्रेंड्स, 12/3/2024 का ही ये केस है, जिसके अंदर क्या कहा गया है चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स फैक्ट ऑफ द केस जो है वो ये कहता है कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ द रिस्पोंडेंट कंपनी विद दिस ऑफिस दैट द रिस्पोंडेंट कंपनी हैज़ क्रिएटेड 3 चार्जेस। तो ये 3 चार्जेस उसके ओपन थे। फर्दर एज पर द रीपेमेंट शेड्यूल and as per the balance sheet of the respondent company for the financial year 1920 the above charges has been satisfied। तो ये satisfied शो हो रहे थे। However the respondent company has not filed फॉर्म CHG 4, मतलब सेटिस्फैक्शन तो हो गया, पेमेंट हो गई, उन्होंने दिखा दिया कि ये सेटिस्फाई हो गए, लेकिन फॉर्म CHG 4 फाइल नहीं किया विद द रजिस्ट्रार ऑफ ईच चार्ज। Hence, the respondent company and director have violated the provision of section 82(1) of the Companies Act. Read with Rule 8. In the view of above, the office has issued show cause notice. क्या इशू किया? शो कॉज नोटिस इशू किया and the company has furnished a reply on 14/2/2023। 2023 में उन्होंने इसका रिप्लाई फाइल किया, जिसके अंदर कंपनी ने कहा कि बैंक हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द NOC इन द मैटर due to some technical error and by the bank glitch the respondent company could not file CHG 4। उन्होंने सारा ठीकरा जो है बैंक के ऊपर डाल दिया कि बैंक ने कि कोई ग्लिच चल रहा था, टेक्निकल ग्लिच, उसकी वजह से NOC नहीं जनरेट हुआ और उसकी वजह से वो फॉर्म फाइल नहीं कर पाए। द रिप्लाई फर्निश्ड बाय द रिस्पोंडेंट कंपनी हैज़ बीन एग्जामिन। हालांकि ROC ने उसको एग्जामिन किया बाय दिस
office and observed that the respondent company has not furnished any documentary evidence in this matter. And like any communication between the bank and the respondent company mention the above technical difficulty at the end of the bank. Hence the same is not found satisfactory by the office. तो अगर कंपनी वाले कोई कम्युनिकेशन दिखा देते बैंक के साथ कि बैंक के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन किया, तभी कहते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन आप किसी से करते हो उसकी रिसीविंग आपके पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपने मेल भेजी है तो मेल की भी आपके पास कॉपी रहनी चाहिए कि आपने कब कब मेल करी है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आरओसी ने ये मांगा कि भाई आप हमें वो कम्युनिकेशन दिखा दीजिए जहाँ पर आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या बता रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप हमें एनओसी दे दीजिए। तो ऐसी कोई कम्युनिकेशन कंपनी वाले नहीं दिखा पाए, ऐसा आरओसी कहता है यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट हियरिंग रखी 12/3 की, जहाँ पर जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं उन्होंने सेम फैक्ट जो है वो सबमिट किए इन द रिप्लाई ऑफ सोकोस नोटिस। फर्दर शी हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस in the matter like as any communication between the bank and respondent company mentioning the above difficulty at the end of the bank in view of above facts। अब उन्होंने क्या कह दिया कि भाई अब हमें ये जो आपने प्रोवाइड की है रिप्लाई ये हम सेटिस्फाई इससे नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधा सीधा इम्पोज कर दी पेनल्टी ऑन रिस्पोंडेंट एज अंडर। क्या पेनल्टी लगाई है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। एक जो पहला चार्ज है उसके ऊपर कंपनी के ऊपर 5 लाख की सीधा लगा दी, हमने अभी पढ़ा था सेक्शन 86 के अंदर 5 लाख की उस पर लगा दी। कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, 50-50 हज़ार की पेनल्टी लग गई है। और दूसरा जो चार्ज है उस पर भी सेम इसी तरीके से, तीसरा चार्ज है उस पर सेम इस तरीके से। तो टोटल जो पेनल्टी हो गई 19,50,000 रुपये की पेनल्टी हो गई है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इस एक फॉर्म फाइल नहीं किया CHG 4 और ये रिसेंट केस है और कंपनी के ऊपर 19,50,000 रुपये की पेनल्टी लग गई है। तो इसी तरीके का एक और केस हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उसमें किस तरीके से उन्होंने पेनल्टी लगाई है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये जो दूसरा केस है ये है उत्तर प्रदेश आरओसी का केस, जिसके अंदर जो ऑर्डर निकला है वो वायलेशन ऑफ सेक्शन 85 के अंदर है। 85 क्या कहता है, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय द कंपनी। तो 85 हमने सेक्शन पढ़ा, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन था, जिसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये जो कंपनी है इस कंपनी के ऊपर रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन ना करने के ऊपर पेनल्टी लगाई है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस यहाँ पर क्या है। तो इस केस के अंदर जो आरओसी है उसने जो कंडक्ट करी है इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206, और 206 के अंदर होता है कि आरओसी के पास राइट होता है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी से मंगा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन वो कर सकता है। तो इंक्वायरी ऑफिसर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर कंपनीज एक्ट, ये कंपनी से मंगाए अंडर सेक्शन 206 के अंदर। लेकिन जो लेटर उनको भेजा गया कंपनी को, द कंपनी हैज़ फर्निश पार्शियल रिप्लाई ऑन लेटर डेटेड 4/3/2022। 2022 को एक लेटर उनको भेजा गया था, 2021 में भेजा गया था, 2022 में उसका रिप्लाई आया, लेकिन पार्शियल रिप्लाई आया, इन विच द रजिस्टर ऑफ चार्ज एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी विद इस रिप्लाई वॉज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। सही तरीके से रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन नहीं था। एज डिटेल पर्टेनिंग टू द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑफ ₹10 करोड़ ऑन 8/11/2020 was not recorded in the register. Further, the satisfaction of 3 charges on 2020 itself, which was created in 2019, was not recorded in the register. The regional director has accorded the sanction to take action on the basis of inquiry report. तो रीजनल डायरेक्टर ने क्या किया, सैंक्शन कर दिया कि भी कंपनी के ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए, इन विच said non compliance was reported. Thus, it is evident that the company and the director have failed to comply with the provision of section 85. सेक्शन 85 का उन्होंने क्या किया, नॉन कंप्लाइंस किया, एंड thus liable for penal provisions. Accordingly, so cause notice इशू किया गया कंपनी के ऊपर, and the office has not received the said letter and undelivered also. उसको रिसीव नहीं किया और वो अनडिलीवर्ड हो गया. The company and its officer in default have failed to furnish any reply to the said so cause notice, hence no hearing was fixed. कोई हियरिंग हुई नहीं। उसके बाद नीदर एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी नोर द डायरेक्टर हैव ईदर फर्निश देयर रिप्लाई और हैव अपीयर्ड बिफोर द अंडरसाइंड, जो ऑफिसर है उस सामने प्रस्तुत नहीं हुए, और अंडर सेक्शन 86 उन्होंने पेनल्टी लगा दी। अब 85 का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें रजिस्टर बनाना पड़ेगा कंपनी को, अपनी कंपनी के अंदर रजिस्टर ऑफ चार्ज, और उसके अंदर वो सारी एंट्रीज
होनी चाहिए, चाहे सेटिस्फैक्शन की हो चाहे क्रिएशन की हो। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है। हैविंग कंसीडर्ड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस द केस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑफ द फैक्टर्स अबाउ आई हियर बाय इम्पोज 5 लाख किस पे लगा दी, कंपनी पे, और 50,000 रुपये हर डायरेक्टर पर लगा दी गई है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से अगर आप विजिलेंट नहीं हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है उसमें कोई अगर गड़बड़ है, या फिर चार्ज सेटिस्फाई हो गया है उसमें कोई गड़बड़ है, उसमें नॉन कंप्लाइंस है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो कंप्लाइंस को सीरियसली लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी आप पेनल्टी से बच सकते हैं। तो इस वीडियो का मेरा मकसद है कि आपकी कंपनी जो है वो कंप्लाइंट बने, आपके क्लाइंट जो है वो कंप्लाइंसिस को सीरियसली ले और नॉन कंप्लाइंस होने से बच सके। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी, और जो कई सेक्शन हैं चार्ज सेटिस्फैक्शन के वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।